दोस्तों, आज की वीडियो में हम ल्यूसेंट इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव का 2024 का एडिशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन थर्ड है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है तो सभी को पता है विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है विकास। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्र उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो सकल राष्ट्र उत्पाद में सबसे अधिक योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र करता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें होता है, तो इसका आंसर है ना तो निर्यात और ना आयात। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? तो ऐसी अर्थव्यवस्था को समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए तो भारत को एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भारत में सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है तो आर्थिक विकास ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन है क्या? प्राकृतिक संसाधन। अगर देश में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में होंगे तो जाहिर सी बात है आर्थिक विकास की स्पीड भी तेज होगी। पूंजी निर्माण यानी कि बाजार का आकार, आप ये सब उत्पादन कर किसके लिए? बाजार के लिए ही तो कर रहे हैं, तो बाजार का आकार भी आर्थिक विकास के लिए जरूरी होता है। इसका अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ऑप्शन नंबर सी। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त किया जाएगा तभी तो वैश्वीकरण वो कहलाएगा। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है भारत दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम करने का प्रयास करना। आप जानते ही होंगे कि 1991-92 के दौरान में एलपीजी रिफॉर्म किए गए थे और एलपीजी रिफॉर्म इसी कारण से किए गए थे ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण हो सके, क्योंकि उस टाइम पे हम एक बंद अर्थव्यवस्था थी जिसके कारण क्या होता था कि हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता नहीं था, जिसके कारण हमारे पास हमारे देश की बेसिक नीड को पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं बचा था, जिसके कारण हमें अपना गोल्ड रिजर्व तक गिरवी रखना पड़ा था। ओके, अब आगे चलते हैं। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 54% भाग लगा हुआ है, क्योंकि कृषि से तो चवन्नी तक नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तो भारत में अधिकतर संरचनात्मक बेरोजगारी है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी तब होती है जब भारत अर्थव्यवस्था बदलाव के दौर से गुजर रही हो, मतलब नई नई टेक्नोलॉजियाँ आती रहती हैं जिसके कारण पुराने जो मजदूर होते हैं या श्रमिक होते हैं वो उन टेक्नोलॉजियों के साथ में तालमेल नहीं बिठा पाते, जिसके कारण कंपनी के मालिक उन्हें जॉब से निकाल देते हैं। तो इसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, मतलब संरचना में परिवर्तन आ रहा है अर्थव्यवस्था की। जैसे समझ लो आप, पहले स्कूटर का उत्पादन अधिक होता था तो स्कूटर के कारीगरों की मांग अधिक थी, पर जैसे ही समय आगे बढ़ा तो कार का उत्पादन अधिक होने लगा तो कार के श्रमिकों की मांग बढ़ गई, जिससे क्या हो गया, स्कूटर वाले श्रमिकों की मांग घट गई और वो लोग बेरोजगार हो गए। तो ये संरचनात्मक बेरोजगारी है। अब घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है? घर्षणात्मक बेरोजगारी ये समझ लो जब मजदूर को नौकरी से निकाल दिया जाता है उसके बाद वो नए रोजगार की तलाश में होता है। अब पुराने रोजगार से लेकर नए रोजगार की तलाश तक के बीच के समय में वो बेरोजगार है, तो ये जो समय अवधि है इसे ही घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, तो इसे एनएसएसओ एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में बेरोजगारी की किस्में पाई जाती हैं? भारत में
ग्रामीण अल्प रोजगार भी पाया जाता है, चक्रीय बेरोजगारी भी पाई जाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी भी पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी सही है। इनमें ऑप्शन नंबर डी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो कृषि में अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो कृषि में संरचनात्मक बेरोजगारी भी होती है, मौसमी बेरोजगारी भी होती है और घर्षणात्मक बेरोजगारी भी होती है। इनमें से सभी कृषि में देखने को मिलते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, जब आवश्यकता से अधिक लोग किसी काम को कर रहे हैं। मतलब समझ लो, अगर किसी काम को करने के लिए एक आदमी की ज़रूरत थी और उसमें 4-5 आदमी लगे हुए हैं, तो बाकी जो उस एक आदमी के अलावा जो एक्स्ट्रा लोग बचे, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी में है। मतलब इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। अदृश्य बेरोजगारी क्यों? क्योंकि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग काम कर रहे हैं, पर असल में है वो लोग बेरोजगार, क्योंकि उनके काम करने से उत्पादन पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक मौसमी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी दोनों पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो भारत में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। तो छिपी बेरोजगारी मेनली आपको कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है और एक मिलती है आपको ग्रामीण क्षेत्र में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 और 2, कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अभी हमने आपको समझाया था ना कि संरचनात्मक बेरोजगारी कब होती है? जब वो लोग उत्पादन की जो नई तकनीकों के साथ में है तालमेल नहीं बैठा पाते, यानी कि अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगर हम उन्हीं लोगों से काम करवाएंगे, जो स्कूटर के मजदूरों से अगर हम कार का काम करवाएंगे, तो उनकी उत्पादन क्षमता उतनी अच्छी होगी नहीं, तो इसलिए इसे अपर्याप्त उत्पादन क्षमता भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर ए। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है श्रमिकों की उत्पादकता कम, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य, ऑप्शन नंबर सी। ये मैंने अभी आप लोगों को समझाया था कि कैसे उनका काम करने का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब जिसका मतलब होता है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होना। क्वेश्चन 25, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी नहीं पा पाते, यानी कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती, तो वह शिक्षित बेरोजगारी है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। वर्ष, तो इसे क्या बोलेंगे? जब वर्ष के कुछ महीनों के दौरान, तो मौसमी होता है ना वर्ष के कुछ महीने में, ऑप्शन नंबर सी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि की एक विशेषता है, ऑप्शन नंबर सी। 29वां क्वेश्चन है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। तो अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर ए। अब सामान्य स्थिति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अधिकांश हिस्से में बेरोजगार है, मतलब ये खुद ही काम नहीं करना चाह रहे, तो ये नॉर्मली बेरोजगारी है, या फिर उन्हें काम मिला ही नहीं है, तो सामान्य बेरोजगारी है भैया, काम है ही नहीं तो देंगे कहाँ से। निम्न में से भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है, ऑप्शन नंबर डी। 31वां क्वेश्चन, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, तो उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर क्यों किया जाता है? अगर आदमी को खाने तक को नहीं मिल रहा, तो वो बेसिक सी बात है, गरीब ही होगा। और भारत में आज भी बहुत से लोग हैं जो भूखे ही सो जाते हैं। मेनली देखा जाए तो बहुत सी ऐसी
डेवलप कंट्री हैं जहाँ पे उन लोगों को गरीब माना जाता है जिनके पास कार नहीं होती, पर भारत अभी उस लेवल तक पहुँचा नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया था? तो इंदिरा गांधी ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 35, निम्न में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? गरीबी बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम 36 है, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो ये चारों ही भारत में गरीबी दूर करने के लिए थे, IRDP, ट्राइसेम और NREP, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 37, ये कथन और कारण वाला है। तो कथन है, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। तो ये बात सही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग नगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं रोजगार की तलाश में, जिससे नगरीय क्षेत्रों की बेरोजगारी बढ़ जाती है। अब कारण है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है, पर इस कारण से इस कारण का नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी के बढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 38 है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। तो इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तीनों ही सम्मिलित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही सही है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। क्वेश्चन 39, भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि भारत में 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षताएं अधिक है। तो इनके होने से निर्धनता अनुपात घट क्यों रहा है? क्योंकि ये वो लोग हैं जो कार्यशील जनसंख्या में आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे काम करेंगे नहीं और बूढ़े काम करेंगे नहीं, तो बचा ये आयु वर्ग, तो जिसमें ज़्यादातर लोग रोजगार में लगे हुए हैं, जिसके कारण भारत में निर्धनता का अनुपात घट रहा है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्न में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु परिवार उपभोग व्यय को ही यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, 3। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD का वार्षिक प्रकाशन है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसे याद रखने के लिए ये याद रखिए कि जब वर्ल्ड डेवलप करता है तो ऊपर की ओर बढ़ता है, और IBRD को आप आई बर्ड पढ़ेंगे तो बर्ड क्या होती है? बर्ड भी हमेशा ऊपर की ओर उठती है, यानी कि डेवलप करती रहती है। तो सिंपल सी है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया है? तो मानव विकास सूचकांक UNDP ने बनाया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। अब UNDP ने ही क्यों बनाया है? क्योंकि नाम में ही देखो ना, यूनाइटेड नेशन है। अब नेशन को यूनाइटेड रूप से अगर ग्रोथ डेवलप करना है तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती? मानवों के विकास की ज़रूरत होगी, अगर नेशन को विकास करना है। तो इस तरह से आप याद रख लेंगे कि मानव विकास सूचकांक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने बनाया है, यानी कि UNDP ने। 43वां क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? तो ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं होता? HDI की गणना में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? तो HDI की गणना में शामिल किया जाता है जीवन प्रत्याशा को, प्रति व्यक्ति आय को और शिक्षा को। तो इससे सामाजिक असमानता का कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ये गलत होगा। क्वेश्चन 45 है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक का हिस्सा कौन कौन से हैं, पहले इसमें वो देख लेते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय हिस्सा है, स्वास्थ्य, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा हिस्सा है, और स्वास्थ्य एवं पोषण हिस्सा है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, तो जीवन स्तर के लिए प्रति व्यक्ति आय आ गया, स्वास्थ्य के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं पोषण और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा आ गया। शिक्षा का इसमें जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ पे सकल नाम निवेश दर दिया गया है।
सकल नाम निवेश दर नहीं होता, ये अलग टर्म है, अलग टर्म है। सकल नामांकन होता है जो कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आता है। सकल नामांकन क्या होता है? सकल नामांकन होता है कि एक स्कूली वर्ष के दौरान कितने छात्रों का नामांकन स्कूलों में हुआ है, उसे सकल नामांकन कहते हैं। सकल नामांकन और सकल नाम निवेश दर अलग अलग चीजें हुई। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। मानव के विकास के लिए क्या क्या चाहिए होता है? स्वास्थ्य चाहिए होता है, शिक्षा चाहिए होती है, और जब उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों मिल जाते हैं तो उसके बाद वो अपना जीवन स्तर तो खुद ही सुधार लेंगे। इसमें रोजगार वाले को मत शामिल करना, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है वो गलत है। क्वेश्चन 47, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है, राज्य स्तरीय बोल रहे हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। 49वां क्वेश्चन है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 50, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। लिंग अनुपात का मानव विकास सूचकांक से कोई लेना देना नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक में मैंने कहा था आपको क्या क्या आते हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो जीवन स्तर से स्वास्थ्य के अंदर को तो जीवन प्रत्याशा आ गई, शिक्षा के अंदर साक्षरता दर आ गया, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय का नहीं दे रखा है। स्वास्थ्य और सकल नामांकन के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया कि सकल नामांकन शिक्षा से रिलेटेड है। स्कूल में स्कूली वर्ष के दौरान कितने लोगों का नामांकन हुआ, तो ये शिक्षा के अंतर्गत आ गया, जो कि 3 मापे हमें दे रखे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर की। अब अगले चैप्टर पे चलते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय। तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है, तो सर्वाधिक योगदान इन चारों ऑप्शनों में से विनिर्माण क्षेत्र सबसे उपयुक्त आंसर है। जबकि भारत की राष्ट्रीय आय में असल में देखा जाए तो सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, पर यहाँ पे क्या, यहाँ पे सेवा क्षेत्र तो दे नहीं रखा है, यहाँ पे विनिर्माण क्षेत्र दे रखा है और कृषि क्षेत्र दे रखा है। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है, उसका तो सबसे कम योगदान है, उसे तो हटा ही दो। अब यहाँ पे व्यापार क्षेत्र दे रखा है और बैंकिंग क्षेत्र दे रखा है, जो कि सेवा से रिलेटेड है, पर केवल सेवा के अंतर्गत व्यापार और बैंक तो आते नहीं है, तो इसलिए विनिर्माण क्षेत्र यहाँ पे उपयुक्त आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र, तो अभी हमने आपको ऊपर समझाया था सेवा क्षेत्र है। अब योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो योजना काल में राष्ट्रीय आय में ऑब्वियस सी बात है कृषि का योगदान घटा, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटा है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवाओं का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवाओं का योगदान सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, नियोजन के आरंभ में 1950 से 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1993-94 की कीमतों पर क्रमशः 55.11, 13.34 तथा 29.55 था, जो कि 2014-15 के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः हो गया, ऑप्शन नंबर ए 17.55, 31.8 और 50.7%। क्वेश्चन नंबर 7 है, देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श की स्थापना कब हुई? एनएसएस, नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन बी 1950 में हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? तो सीएसओ की स्थापना 2 मई 1951 ईस्वी को हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय आय है
राष्ट्रीय आय है ऑप्शन नंबर बी। उत्पादन लागत पर निविड़ राष्ट्रीय उत्पाद। अब उत्पादन लागत पर ही निविड़ राष्ट्रीय उत्पाद क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय आय का पता हमें तभी चल पाएगा जब हमें लागत पता होगी। जब हमें लागत पता होगी तो हम उसमें से अपने आप लगा लेंगे कि हमारे खर्चा कितना हुआ और हमें आय कितनी हुई। बाजार मूल्यों पर निविड़ राष्ट्रीय उत्पाद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाजार मूल्यों पर निविड़ राष्ट्रीय उत्पाद में लागत में यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी शामिल होते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का उत्पादन में तो कोई योगदान होता नहीं है, इसलिए इन्हें हटाया जाता है और उसे उत्पादन लागत पर निकाला जाता है। इसलिए बाजार मूल्य पर निविड़ राष्ट्रीय उत्पाद भी नहीं हो सकता। इसके अलावा ऑप्शन है सी और डी, इनमें निविड़ देशीय उत्पाद और निविड़ देशी उत्पाद है। निविड़ देशी उत्पाद जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन अपने आप ही खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? अभी हमने ऊपर पढ़ा 1951 में, 2 मई 1951 में। और नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना कब हुई? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो निम्न में से तो ऑप्शन ए, गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। 12वां क्वेश्चन है, भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार। अब चालू मूल्य क्या होते हैं? चालू मूल्य यानी कि वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार है। वर्तमान मूल्य समझा, चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार है। अब समझो, देखो कैसे हो गया चालू मूल्य, कैसे हो गया। मान लो 2014 में किसी चीज़ की कीमत 5 रुपये थी और आज उसकी कीमत क्या हो गई है? 10 रुपये। कितने परसेंट का इजाफा हुआ है? 100% का इजाफा हुआ है। अब मान लो उस समय व्यक्ति की, 2014 में व्यक्ति की आय कितनी थी? 10 रुपये थी, और आज व्यक्ति की आय कितनी है? 11 रुपये। तो 10% का इजाफा हुआ है। तो मतलब कीमतें तो 100% बढ़ गई, पर व्यक्ति की आय में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे कीमतें तो बढ़ी हैं पर व्यक्ति की आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? वो है बिहार, चालू मूल्य के आधार पर। अब 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था, तो ये सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने पता लगाया था। ऑप्शन नंबर डी। ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था? द थ्योरी ऑफ ड्रेन, तो सभी को पता है दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो उपयुक्त आंसर होगा सी, दोनों। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अब इसे हिंदू वृद्धि क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं और हिंदुओं की संख्या सर्वाधिक है। इसका अल्टीमेट मतलब यही होता है कि भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि को हिंदू वृद्धि दर कह के संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान नौरोजी व सिराज ने लगाए थे। ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की। तो राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना ऑप्शन नंबर ए 4 अगस्त 1949 को की गई थी। जिसके अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस 1949 में। स्वतंत्रता के बाद की समय अवधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला और नवीन श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना चालू मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर, उपयुक्त दोनों पर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 22, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जाती है? तो वर्तमान में तो देखो 2011-12 आधार वर्ष पर की जाती है, पर यहाँ पे 2011-12 तो दे नहीं रखा, यहाँ पे दे रखा 2004-5।
क्योंकि 2011-12 से पहले 2004-5 पर ही की जाती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली कठिनाइयां हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। 24वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकीय विधियों की कमी। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने में पर्याप्त एवं सही सांख्यिकीय विधियों की कोई कमी नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय किसने आकलन किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने आकलन किया था, ऑप्शन नंबर ए। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन का सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णित किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। 27वां क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर सी। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा की जाती है, जिसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। CSO की स्थापना। किसी देश के आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। तो GDP, ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्न में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। इसमें सभी प्रकार की बचतों का योग करके राष्ट्रीय आय को नहीं ज्ञात किया जा सकता, जबकि सभी प्रकार के निर्गतों का योग करके, सभी व्ययों का योग करके और सभी प्रकार की आयों का योग करके राष्ट्रीय आय का आकलन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता लॉटरी जीतने को, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 33 है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, देश की कुल जनसंख्या से। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। संयुक्त रूप से कृषि और उद्योगों की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, जो कि हम बार बार पढ़ ही रहे हैं कि सेवाओं का स्थान सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 35, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं तो अपने आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की बचत करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 36 क्वेश्चन, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासवान क्रम है, यानी कि घटता हुआ क्रम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेवा, उद्योग और कृषि। सबसे अधिक सेवाओं का योगदान है, फिर उद्योगों का योगदान है, फिर कृषि का योगदान है। क्वेश्चन 37, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 2011-12 है, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि इसे अब बदलकर 2017-18 करने की तैयारी की जा रही है। क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है। तो तृतीयक क्षेत्र सर्वाधिक योगदान देता है। 39वां क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुएं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। तो यस, GDP बाजार मूल्य ही होता है, ऑप्शन नंबर 1। 40, मूल्य ह्रास किसके बराबर है। तो मूल्य ह्रास बराबर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निविल राष्ट्रीय उत्पाद। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से निविल राष्ट्रीय उत्पाद को घटा देते हैं तो हमें डेप्रिसिएशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। तो आय, व्यय और मूल्य वर्धित विधि तो है, पर निवेश विधि राष्ट्रीय आय मापन की कोई विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। तो मैट्रिक्स पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। आय, व्यय और उत्पाद पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धतियां हैं। अब अगला क्वेश्चन है 43,
राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसको घटाया जाता है? तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएन क्वेश्चन 43 है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है। जैसे हम एनएनपी में से अप्रत्यक्ष करों को घटा देंगे तो हमें एनएनपी एफसी मिल जाएगा। अब एनएनपी एफसी मिल जाएगा। इससे पहले ये एनएनपी एमपी था, यानी कि मार्केट प्राइस पर था। अब हमने फैक्टर कॉस्ट पे ला गए। मार्केट प्राइस से हमें राष्ट्रीय आय का पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस में क्या हो रखा है, फालतू के इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूडेड है, जिनका उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम इन फालतू के इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देंगे तो हमें एक परफेक्ट सही इनकम पता चल जाएगी जो हमारी लागत लगी हुई है। जैसे हमें पता चल जाएगा हमारे कितने पैसे लगे हुए हैं, तो हमें उन लागत को हटा के ये भी पता लगा लेंगे कि हमें इनकम कितनी हुई है। इसलिए अप्रत्यक्ष करों को हटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसे घटाया जाता है? अब देखो, ग्रॉस को जब नेट में बदलना होता है तो हमें डेप्रीशिएशन घटाना होता है, यानी कि ह्रास को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अब अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीडीपी जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को निकालेंगे तो हमें मिलेगा एनएनपी, ऑप्शन नंबर बी। 46वां क्वेश्चन है, किसी देश का निबिड़ राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी होता है? तो एनएनपी होता है सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। जब हम सकल घरेलू उत्पाद में से डिप्रिसिएशन को हटा देंगे तो हमें एनएनपी मिल जाएगा। एक्चुअली में यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद होना चाहिए था। तो जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाएंगे तो हमें एनएनपी मिल जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद नहीं हो सकता था, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद दोनों बराबर होते हैं। और वो कब होता है? वो तब होता है जब विदेशों से प्राप्त इनकम और हमारे देशों से विदेशों को गई इनकम दोनों बराबर हो जाती हैं, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो ऐसी स्थिति में सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से भी मूल्य ह्रास घटाएंगे तो भी हमें एनएनपी ही प्राप्त होगा, और सकल घरेलू उत्पाद में से भी मूल्य ह्रास घटाएंगे तब भी एनएनपी ही मिलेगा। आंसर सेम ही आएगा, बस टर्म अलग अलग हो जाएंगे। 47वां क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 48वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर सी भारत की जीडीपी का ही हिस्सा होंगी, किसी और की जीडीपी का हिस्सा थोड़ी होंगी जब भारत के मछुआरों ने पकड़ी है। 49वां क्वेश्चन, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता? तो अवितरित आय को। तब क्योंकि हम आय विधि से किसी चीज़ की गणना कर रहे हैं और हमने आय ही बांटी नहीं है, तो उस अवितरित आय को हम कैसे जोड़ लेंगे? तो इसलिए अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता। 50वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? निर्यात मूल्यों को जोड़ा जाना और आयात मूल्यों को घटाया जाना। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इन्हें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाना, क्योंकि अगर हमने निर्यात किया है तो हमारे देश को आय प्राप्त हुई होगी, तो हमारी राष्ट्रीय आय में जुड़ेगी। और अगर हमने आयात किया है तो हमने पैसा दिया होगा, तो वो पैसा हमें घटाना पड़ेगा। तो ये ही जीडीपी और जीएनपी के बीच का डिफरेंस भी था जो मैंने आपको ऊपर समझाया था। इससे जैसे ही हम हटा लेते हैं तो हमें जीएनपी प्राप्त हो जाता है जीडीपी में से। अगर ये दोनों ही बराबर होंगे तो जीडीपी और जीएनपी भी दोनों बराबर निकलेंगे। और यही चीज़ है जिसके कारण इसे ग्लोबलाइजेशन भी बोला जाता है। आयात निर्यात हो रहा है तो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, सिंपल सी बात है। 51वां क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य है। ऑप्शन नंबर बी।
52वां क्वेश्चन, 52वां क्वेश्चन, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्र की राष्ट्रीय आय उत्पादन कार्यों का योगफल होती है। ऑप्शन नंबर बी। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता, माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या क्या शामिल नहीं किया जाता। तो इसमें ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालो कि व्यय विधि दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जीएनपी, तो आप खाली इतना याद रखो कि जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल्यह्रास व्यय। अगर हम मूल्यह्रास व्यय को यानी कि डेप्रिसिएशन को इसमें शामिल कर देंगे तो ये जीएनपी तो रह ही नहीं जाएगा, ये जीएनपी से ट्रांसफ़र होकर एनएनपी हो जाएगा। अगर हमें इसे जीएनपी ही रखना है तो इसमें से हमें मूल्य ह्रास व्यय को शामिल नहीं करना होगा। जब हम इसे शामिल नहीं करेंगे तो ये जीएनपी हो जाएगा, क्योंकि अगर इसे शामिल कर लेते हैं तब ये एनएनपी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। ओके, 55वां क्वेश्चन है, भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। 56वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निविल राष्ट्रीय उत्पाद, निविल राष्ट्रीय आय यानी कि एनएनपी को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है। जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, नहीं, ऑप्शन नंबर सी, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। और ये चीज़ मैं ऊपर कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि जीएनपी में से अगर हम मूल्यह्रास को हटा देंगे तो हमें एनएनपी मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा और मैंने आपको ये जीएनपी